हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हो। उम्मीद है कि बहुत ही अच्छे होंगे। बाकी हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो हाइट एंड डिस्टेंस चल रहा है और इस चैप्टर का आज दूसरा पीरियड है। पहले पीरियड में हमने जो है इसके 7 क्वेश्चन कर लिए थे, एक्सरसाइज है 9.1। और अब हम इस पीरियड में जो है नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, 8वां क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन। तो फटाफट अपनी बुक निकाल लीजिए। 10th क्लास सीबीएसई बोर्ड एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 8। मेरे साथ साथ पढ़ते हैं, फिर बनाएंगे, फिर उसे सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है, ए स्टैच्यू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ ए पेडिस्टल। तो ऐसे एक फिगर बना लेते हैं। मान लिया यहाँ से यहाँ तक तो ये पेडिस्टल है और इसके ऊपर जो है स्टैच्यू रखी है। पेडिस्टल का मतलब क्या होता है कि मान लिया आपने देखा होगा कि कोई भी स्टैच्यू मान लिया कोई सीमेंटेड बेस पे रखी हुई है, तो जो सीमेंटेड बेस होता है उसे पेडिस्टल कहते हैं। ठीक है, तो नीचे ये पेडिस्टल हो गया और ऊपर क्या होगी, ये स्टैच्यू होगी। अब स्टैच्यू की हाइट दे रखी है 1.6 मीटर, तो ये लिख दिया है हमने 1.6 मीटर। उसके बाद फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे इसी के सामने कोई पॉइंट है इस तरह से, और यहां से कहा गया है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैच्यू। स्टैच्यू ये थी, तो इसके जो टॉप का एलिवेशन एंगल बना हुआ है ये, तो ये दे रखा है कितना है, ये बना हुआ है बेटा 60 डिग्री, तो ये 60 डिग्री लिख दिया। ठीक, उसके बाद एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडिस्टल, और इसी पॉइंट से जो पेडिस्टल है ये, इसके टॉप का एलिवेशन एंगल ये यहां से यहां तक, ये कितना है, ये है 45 डिग्री। ठीक, ये क्या रखा है, फाइंड द हाइट ऑफ द पेडिस्टल। तो पेडिस्टल की हाइट निकालो, तो ये मैंने हाइट h मान ली है, तो h जो है निकालना है। और क्वेश्चन को करने के लिए बेस नहीं दे रखा है, तो ये x हमने लेट कर लिया है, ये हमारी फिगर बन गई है। चलिए अब शुरुआत करते हैं। पहले छोटे वाला ट्रायंगल ले लेते हैं। तो हमेशा की तरह h ऊपर लिख लिया, x नीचे लिख लिया, और ये 45 डिग्री का एंगल है, तो इसके सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी। जो x है वो क्या हो गया, बेस हो गया। p अपॉन b क्या होता है, tan होता है, तो मैंने यहाँ लिख दिया है tan थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या है, 45 डिग्री। क्यों, क्योंकि हम छोटे वाला ट्रायंगल ले रहे हैं। तो h अपॉन x, tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1, इसी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो यहाँ से, h इज इक्वल टू क्या आ गया, x आ गया, और ये आ गया इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरा ट्रायंगल ले लेते हैं बड़े वाला, तो ये भी सेम ही करेंगे। अब जो हाइट है वो यहाँ से यहाँ तक हो गई है, तो डेट मीन्स हो जाएगी 1.6 प्लस h, और बेस कितना है, बेस इसका भी x ही है। तो फिर वही फॉर्मूला बना, p अपॉन b, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और इस बार जो एंगल है वो कितना है, 60 डिग्री है, तो हो गया tan 60 डिग्री। उसके बाद 1.6 प्लस h, और x की वैल्यू क्या है, h है, तो इस x की जगह h रख देंगे, और tan 60 कितना है, √3 है। अब इसे सोल्व करने के लिए इसी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1.6 प्लस h ये ऐसे रहा, √3 मल्टीप्लाई h में कर दो, ये हो गया √3h। फिर 1.6 ऐसे रहा, ये जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, इसमें से h कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ गया है √3 माइनस 1। जब यहाँ से h निकालेंगे तो जो √3 माइनस 1 है कहाँ जाएगा, अपोन में आ जाएगा। अब मैं से आगे यहाँ सोल्व कर रहा हूँ, तो इसे उतार लेते हैं। तो 1.6 अपॉन √3 माइनस 1, ये हमारा किसके बराबर आ गया था, h के बराबर आ गया था। इसे रेशनलाइज करते हैं, तो ये माइनस है, तो प्लस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे √3 प्लस 1 से। उसके बाद 1.6 ऐसे रहा, √3 प्लस 1 भी ऐसे रहा, a माइनस बी, ए प्लस बी, डेट मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 3 में से बन गया 2, इसकी से कटिंग कर दी, और ये आ गया है 0.8, तो आंसर आ गया है 0.8 √3 प्लस 1। ये हाइट आ गई है पेडिस्टल की। आंसर देख लेते हैं, आंसर यही आ रहा है। हालांकि इसे आगे भी सोल्व कर सकते हैं, लेकिन आपका आंसर यही छोड़ रखा है, तो इसे यहाँ पे ही छोड़ दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं 9। बाकी इसे भी आप कॉपी कर लो और पहले 9 को समझ लो, फिगर बना दो पहले हम इसकी। 9 में लिखा हुआ है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग। एक बिल्डिंग है और एक टावर है, तो बिल्डिंग को छोटा बना लेते हैं, टावर को बड़ा बना के चलते हैं। ये हमने मान लिया है, यहाँ लिख लेते हैं, ये टावर है,
और ये बिल्डिंग है। अब इसमें दे तो नहीं रखा कि क्या छोटा है क्या बड़ा है, लेकिन कॉमन सेंस से टावर बड़ा होता है, बिल्डिंग छोटी होती है। बाकी हो सकता है उल्टा भी हो, ऐसा भी हो जाता है इन सवालों में। बाकी भी स्टार्ट करते हैं। तो ये कह रहे हैं द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। टावर के फुट से देखा जा रहा है यहां से बिल्डिंग के टॉप, ऐसे नीचे से ऊपर की तरफ। तो एलिवेशन एंगल बन गया। और ये एलिवेशन एंगल दे रखा है बच्चों, कितना दे रखा है 30 डिग्री। तो ये मैंने बना दिया है 30 डिग्री। उसके बाद आगे चलते हैं। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग। अब बिल्डिंग के फुट से देखा जा रहा है इसका टॉप, ऐसे। तो ये फिर एंगल बन गया, एंगल ऑफ एलिवेशन। और ये कितना दे रखा है, ये दे रखा है 60 डिग्री। उसके बाद इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, टावर की हाइट दे रखी है 50 मीटर, जो समझ में आ रहा है। यहां से यहां तक ये होगी टावर की हाइट, ठीक। फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, ये बिल्डिंग की हाइट पूछी। तो बिल्डिंग की हाइट h मान लेते हैं, बेस का पता नहीं है तो हमेशा की तरह x मान लेते हैं। जैसे यहाँ भी बेस नहीं पता था तो x मान लिया। तो हमें क्या निकालना है, h निकालना है। ये हमारा क्वेश्चन होगी, इसकी फिगर होगी। और फटाफट इसे कॉपी कर लो, इसे बना लो, फिर क्वेश्चन करते हैं। 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ मैं आपको, फटाफट करो। चलिए करता हूं मैं से। 2 ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं आपको, एक तो ये 30 डिग्री वाला और एक 60 डिग्री वाला। तो पहले 30 डिग्री वाला ले लेते हैं। तो फिर वही जो हाइट है वो ऊपर लिख ली h, ये, और बेस आ गया अपॉन में। तो h क्या है, p है, बेस क्या है, p है, फिर वही आ गया p अपॉन b, ये tan हो गया। और ये कितना है 30 डिग्री। तो h अपॉन x और tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन अंडर रूट 3। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया आपका x इज इक्वल टू h अंडर रूट 3। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब दूसरा ट्रायंगल लेंगे, इसे मैं रब कर देता हूं। चलिए जी, अभी जो हमने ट्रायंगल लिया था कौन सा लिया था, tan 30 वाला। अब लेते हैं 60 वाला। तो यहां से यहां तक हाइट कितनी है 50, अपॉन में बेस x, फिर वही बनेगा p अपॉन b, फिर वही tan का फॉर्मूला बनेगा tan, और एंगल कितना है 60 डिग्री। तो 50 अपॉन x, tan 60 की वैल्यू होती है अंडर रूट 3। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 50 अंडर रूट 3 आ गया नीचे, और इस तरह से x की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हमें तो h निकालना था, तो x की वैल्यू कहाँ रखनी है, यहाँ फर्स्ट इक्वेशन में रख देनी है इस x की जगह। तो यहाँ आगे कर रहा हूँ, इस x की जगह ये आ गया 50 अपॉन अंडर रूट 3, और इधर क्या है h अंडर रूट 3 है। तो क्या हो जाएगी, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो जब अंडर रूट 3 की अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई करो, क्या आ गया 3 आ गया, है ना। और 50 को 3 से डिवाइड कर दो, तो ये आ जाएगा 16 होल नंबर 2/3 मीटर। मीटर में था तो मीटर आ जाएगा, सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये जो 50 है मीटर में था, तो इसलिए इसका आंसर आ गया। आंसर चेक करिए जी, ये आंसर दे रखा है, ये आ गया आपका आंसर। तो हमेशा आपको क्वेश्चन पढ़ के, सिंपली क्वेश्चन है, क्वेश्चन आराम से पढ़ो, फिगर बनाओ आराम से देख के, क्या है कैसे है, क्या एलिवेशन एंगल है, क्या डिप्रेशन एंगल है। ये मैं चैप्टर की स्टार्टिंग में बता दिया था मैंने कि जब हम नीचे से ऊपर देखते हैं तो एलिवेशन एंगल बनता है, अगर हम ऊपर से नीचे देखेंगे तो डिप्रेशन एंगल बनेगा, है ना। होते वैसे दोनों इक्वल ही हैं, लेकिन क्वेश्चन में अगर एलिवेशन एंगल कहा जा रहा है तो एलिवेशन बनाओ, और डिप्रेशन कहा जा रहा है तो डिप्रेशन बनाओ। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को इजिली कर सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 9। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। अब पढ़ रहा हूं मैं, साथ साथ पढ़ें, साथ साथ देखें कैसे फिगर बन रही है।
पोल्स ऑफ इक्वल हाइट। इस बार कह रहे हैं कि दो पोल हैं, एक ये बना लिया एक ये बना लिया, और कह रहे हैं दोनों की हाइट सेम है। ठीक है, दोनों की हाइट सेम है। तो मान लेते हैं कुछ या दे रखा है, आगे पढ़ लेते हैं पहले। आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड। बीच में कोई ये रोड है, तो एक पोल इधर खड़ा हुआ है एक पोल इधर खड़ा हुआ है, और यहां दे रखा है विच इज 80 मीटर वाइड। ये जो रोड है इसकी चौड़ाई दे रखी है 80 मीटर। उसके बाद फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, इनके बीच में कोई एक पॉइंट ले लो, पॉइंट कह रखा है कि इनके बीच में एक पॉइंट है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स 60 एंड 30। अब यहां से कोई बंदा एक बार इसे देख रहा है और एक बार इसे देख रहा है, तो एक एंगल बन रहा है 60 डिग्री का, एक बन रहा है 30 डिग्री का। वो आपकी मर्जी है, इसे 60 बना लो इसे 30 बना लो, ऐसे यहाँ कुछ लिखा हुआ भी नहीं है और ना ही इस चीज पे ध्यान देना। उसके बाद फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, तो हाइट h मान ली और दोनों ही पोल सेम हाइट के थे, तो इसे भी मुझे h ही मानना पड़ेगा, है ना। तो हाइट निकालनी है एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, और इस पॉइंट से इन दोनों की डिस्टेंस निकालनी है। ये है क्वेश्चन हमारा। तो मान लिया ये तो हाइट h आ गई, तो मैं यहां से यहां तक का जो पार्ट है इसे x मान रहा हूं, तो फिर ये वाला हिस्सा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपको 80 माइनस एक्स। आ जाएगा नहीं आ जाएगा, क्यों, टोटल तो 80 है, तो 80 में से जब इसे x को माइनस करोगे तभी तो आ गया 80 माइनस एक्स। अब हो जाओ शुरू। दो ट्राइंगल है तो पहले इसकी बात कर लेते हैं। फॉर्मूला तो वही tan का बनेगा, क्योंकि ये P है और ये B है, वही परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो h ऊपर लिखा और यहां से यहां तक लेनी है ना मुझे भी साइड, तो ये कितनी है x है, तो वही परपेंडिकुलर अपॉन बेस बना, tan का ये फॉर्मूला बनेगा। tan कितना है 30 है, तो h अपॉन x, और tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन अंडर रूट 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो x इज इक्वल टू क्या आ गया h अंडर रूट 3। ये आ गया आपकी क्वेश्चन नंबर 1। इसे मैं रब कर देता हूं, इतने से देखिए। ज्यादा तेजी से पढ़ा नहीं रहा हूं मैं, आराम से आप कॉपी भी कर सकते हैं, आराम से आप समझ भी सकते हैं, टाइम भी दे देता हूं बीच में, तो समझ में तो चीजें आनी चाहिए। उसके बाद अब दूसरा ट्रायंगल लेते हैं 60 वाला, तो फिर वही h ऊपर है, h ऊपर लिख लिया, और नीचे बेस यहां से यहां तक कितना है 80 माइनस एक्स, ये नीचे लिख लिया, और इज इक्वल टू में tan कितना है 60 डिग्री, तो h अपॉन 80 माइनस एक्स यहाँ कर लेते हैं, कभी ये कट जाए कैमरे में, तो h अपॉन 80 माइनस एक्स, और tan 60 की वैल्यू कितनी होती है अंडर रूट 3। उसके बाद अब हमें क्या निकालना है, h भी निकालना है और x भी निकालना है, तो पहले x की वैल्यू रखो x की जगह यहाँ पे, तो ये आ गया h 80 माइनस इस x की जगह x की वैल्यू रख देते हैं h अंडर रूट 3, और यहाँ पे क्या था अंडर रूट 3। अब इसे सोल्व करते हैं, पहले सोल्व करके यहाँ से क्या निकलना चाहिए h की वैल्यू निकलनी चाहिए, तो h 80 की मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 में, तो 80 अंडर रूट 3, और अंडर रूट 3 की अंडर रूट 3 में 3h, 3h इधर आके प्लस हो जाएगा, तो 3h और h कितना हो गया 4h, और 4 2 जा 8, तो h की वैल्यू आ गई है 20 अंडर रूट 3 मीटर। ये तो आ गई है पोल की हाइट। पहले इसे चेक कर लेते हैं जी, ये तो आंसर आ गया हमारा, यानी कि जो h है हाइट जो हमारी निकल गई। अब हमें क्या निकालना था, इस पॉइंट से दोनों पोल की डिस्टेंस निकालनी थी, तो जो फर्स्ट पोल है इस पॉइंट से इसकी डिस्टेंस कितनी थी x थी, यानी कि x निकालनी है, और जो सेकंड पोल है उसकी डिस्टेंस कितनी थी यहाँ से यहाँ तक, ये थी 80 माइनस एक्स, यानी कि ये निकालनी है। तो 3 आंसर थे इसके, पहला आ चुका है, 2 यहाँ से निकलेंगे, लेकिन आप देख रहे हो कि इन दोनों में x आ रहा है, तो x तो निकालना पड़ेगा ना मुझे पहले, तो अभी जो h की वैल्यू आई है पहले से यहाँ रखो, यहाँ से हमारा क्या निकल के आएगा x निकल के आएगा, तो x इज इक्वल टू h की वैल्यू क्या है 20 अंडर रूट 3, और ये अंडर रूट 3 ऐसे ही रहा, तो अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 में 3, और 3 की मल्टीप्लाई 20 में क्या आ गया 60, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 60 मीटर आ गया, तो इस x की यहाँ रख देते हैं 60 मीटर, और अब यहाँ x की यहाँ रख दो 60, तो कितना आ जाएगा 20 मीटर। तो तीनों आंसर आ गए हमारे जी। एक आंसर यह है
पोल की हाइट, फिर ये डिस्टेंस है एक पोल की, और ये डिस्टेंस है दूसरे पोल की। कहाँ से? इस पॉइंट से, जैसा कि आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। बाकी आंसर मैच कर लिए हैं मैंने, आ गए हैं। बाकी आप इसे कॉपी करिए, फिर आगे क्वेश्चन करें। चलिए, हो गया होगा। तो ये हुआ है हमारा 9 क्वेश्चन हो गया है। अभी हमने 1 से लेकर 9 तक क्वेश्चन कर लिए हैं, कोई भी नहीं छोड़ा है। अब क्वेश्चन नंबर 10 जो है, सॉरी 10 तक हो गए हैं, ये 10 क्वेश्चन था ना। अब जो 11th क्वेश्चन है उसकी फिगर भी दे रखी है आपको, और सेम यही क्वेश्चन है एज इट इज। तो सब अपना आप ट्राई कीजिएगा। इसके बाद अब मैं 12 कर रहा हूँ। 12 क्वेश्चन क्या है देखते हैं। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, कोई बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग मान ली, और इसकी जो हाइट है वो दे रखी है 7 मीटर। तो फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर। तो फिर वो टावर आ गया। अब ये टावर बड़ा बनाना पड़ेगा क्योंकि एलिवेशन एंगल बन रहा है ना। क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि बिल्डिंग के टॉप से, यानी कि यहां से कोई देख रहा है, क्या देख रहा है? केबल टावर के टॉप को, यानी कि यहाँ पे देख रहा है। तो टावर तो ऊंचे बनेगा ना। ये है 60 डिग्री। तो ये जो एंगल है ये कितना है? 60 डिग्री का एंगल है जो एलिवेशन एंगल बन रहा है, ये कह रहे हैं। चलिए जी आगे। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट। और अब जो टावर था इसका फुट देखा, तो टावर का फुट ये है, तो इसी पॉइंट से अब वो नीचे देख रहा है ऐसे, है ना। तो ये जो डिप्रेशन एंगल है ये कितना दे रखा है? ये दे रखा है 45 डिग्री। अभी मैं थोड़ी देर पहले कह ही रहा था कि एलिवेशन और डिप्रेशन सेम होते हैं। अगर ये 45 है तो ये भी क्या होगा? 45 होगा, है ना। ये हो गया आपका। उसके बाद डिटरमिन द हाइट ऑफ द टावर। टावर की हाइट निकालनी है। तो ये 7 मीटर है, तो यहां से यहां तक तो ये भी 7 मीटर ही होगा। ऊपर का पता नहीं है तो इसे h मान लेते हैं, और बेस नहीं पता तो इसे x मानना पड़ेगा। ये बन गई है हमारी फिगर। हो जाए स्टार्ट। 2 ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं मुझे, एक तो ये दिखाई दे रहा है और एक ये दिखाई दे रहा है। तो 1 बाय 1 दोनों को ही हमें सोल्व करना है। तो 45 वाला करते हैं पहले। तो हाइट कितनी है यहाँ से यहाँ तक? परपेंडिकुलर हो गया आपका 7, बेस कितना है x, तो ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस। tan का फॉर्म लग रहा है। अभी तो मोस्टली जितने क्वेश्चन आ रहे हैं सब में tan ही लग रहा है। पहले पीरियड में आए थे कुछ साइन के, कोसेक के, और ये tan कितना है? 45। तो 7/x, tan 45 की वैल्यू क्या होती है? 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो x की वैल्यू क्या आ गई है? 7 आ गई। ठीक। अब ले लेते हैं ये वाला ट्रायंगल। तो h/x है ना, क्योंकि ये x है तो ये भी तो x ही होगा। तो ये h है, ये x है, तो ये हो गया है आपका h/x। और tan कितना है इस बार? 60 डिग्री है। तो h इज इक्वल टू tan 60 वैल्यू होती है √3, और x आ गया मल्टीप्लाई में। ये आ गई है क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ से निकल गया था क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है। अब क्या करें? ये जो x की वैल्यू 7 आई है इसे यहाँ रख दो। तो h कितना आ गया? 7/√3। तो ये हाइट किसकी आ गई? ये वाली आ गई। और हमसे क्या पूछा था? हमसे पूछा गया था कि टोटल हाइट निकालो किसकी? टावर की। टावर की हाइट निकालनी थी। तो टावर की हाइट कहां से कहां तक थी? यहां से यहां तक ये टावर है पूरा। तो कैसे करेंगे इसे? h+7, h+7, और h की वैल्यू आई है ये
7√3 प्लस 7 ले लो कॉमन, तो अंदर क्या बच गया, √3 प्लस 1 बच गया। आंसर चेक करो, ये आंसर आना चाहिए जी, ये आंसर आ गया और ये आपका क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो मेन बात है इस चैप्टर में फिगर। अगर आपकी फिगर सही बन गई तो फिर आपको क्वेश्चन कर लोगे, लेकिन हमारे अपनी फिगर सही नहीं बन पाई तो फिर प्रॉब्लम है, फिर समस्या है इस चैप्टर में। चलिए कॉपी करिए। चलिए जो हो गया होगा, आगे चलते हैं। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 12। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ते हैं। एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल। कोई सी है, समुद्र है, और वहां पे कोई लाइट हाउस है। लाइट हाउस की हाइट दे रखी है 75 मीटर। तो ये बना दिया है लाइट हाउस, इसकी हाइट दे रखी है 75 मीटर। ऐसे कोई सी होगा, समुद्र हो, सी हो, रिवर हो, कुछ भी हो। एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाई लाइट हाउस, तो इसके टॉप से देखा जा रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ। द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। मतलब ये सी है, समुद्र है, तो यहाँ कोई दो शिप है, एक ये है, एक ये मान लिया। ऊपर से नीचे की तरफ देखा जा रहा है लाइट हाउस से, तो एंगल ऑफ क्या बनेंगे, डिप्रेशन बनेंगे। ऐसे जब भी डिप्रेशन बनाते हैं ऐसे लाइन खींच लेते हैं। तो एक एंगल तो बन रहा है कौन सा, 30 डिग्री का, और एक बन रहा है 45 डिग्री का। तो ये तो बनेगा 30 डिग्री का, और जो ये बनेगा 45 डिग्री का, है ना। अगर किसी को समझ में नहीं आ रही बात तो अब आ जाएगी। अगर ये 30 है तो ये भी 30 होगा, और ये 45 है तो ये भी 45 होगा। अभी मैंने आपको बताया कि डिप्रेशन और एलिवेशन हमेशा सेम होते हैं। अब स्टूडेंट को यहाँ प्रॉब्लम ये आ सकती है कि हमें कैसे पता चलेगा कि किसे आगे रखना है और किसे पीछे रखना है। तो आप ये बात समझ के चलो कि पीछे वाला एंगल हमेशा छोटा होता है और आगे वाला एंगल हमेशा बड़ा होता है। क्यों, आप धीरे धीरे 90 की तरफ अप्रोच कर रहे हो। ये जो एंगल है क्या है, 90 डिग्री। तो जहां भी ये 90 डिग्री का एंगल होगा ना, ये वाला, इससे फर्स्ट हमेशा बड़ा होगा और इससे सेकंड हमेशा छोटा होगा। आप इस बात को ऐसे समझ लीजिए। उसके बाद क्या कहा, इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर, एक शिप दूसरे के पीछे जैसे हमने बना दिया, ऑन द सेम साइड, और दोनों लाइट हाउस के सेम ही साइड है, ये भी हमने बना दिया। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। तो एक शिप ये है, एक शिप ये है, इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है, यानी कि हम एक्स मान लिया और हमें एक्स को निकालना है। लेकिन हमें ये भी ऐड करना पड़ेगा, इसे वाई में ऐड कर लिया हमने, क्योंकि इसके बिना क्वेश्चन नहीं होने का। निकालना वैसे एक्स है। तो दो ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं आपको, हो जाओ शुरू। हाइट कितनी है 75, और यहां से यहां तक कितना है वाई। पहले छोटे वाला ले रहे हैं 45 वाला। तो ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस हमेशा की तरह, tan का फॉर्मूला, और एंगल कितना है 45 डिग्री, है ना। तो 75 अपॉन वाई, और tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो वाई आ गया है 75। ठीक, चलिए जी अब लेते हैं बड़े वाला ट्रायंगल। जब बड़े वाला ट्रायंगल लेंगे तो हाइट क्या है 75, और बेस हो जाएगा आपका यहां से यहां तक, यानी कि x प्लस वाई, और ये कितना है tan 30। तो 75 ऐसे ही रहा, और x का तो पता ही नहीं है, y का पता है, y कितना है 75, और tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3। इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 75 की मल्टीप्लाई √3 में तो हो गया 75/3,
इसकी मल्टीप्लाई 1 में करो तो ये हो गया x प्लस 75। अब हमें x निकालना है तो 75 इधर आया क्या हो गया माइनस, तो ऊपर कर लेते हैं 75 कॉमन ले लो तो क्या बचा √3 माइनस 1 बचा और ये आ गया x की वैल्यू। x की हमें निकालना था। एक बार क्वेश्चन चेक करते हैं जी, यहीं इन्होंने छोड़ दिया है और ये आ गया हमारा आंसर। और मैं हमेशा कहता हूँ इसे आगे भी कर सकते हैं। √3 की वैल्यू मैंने पहले पीरियड में बताई थी आपको 1.732 होती है। इसे यहाँ रख दीजिए, सोल्व कर लीजिए, आंसर डेसिमल में आ जाएगा। और ये आंसर तो हमेशा बेस्ट होता है क्योंकि इससे आगे हम इसे सोल्व कर सकते हैं। लेकिन आपकी जो शीट है आंसर शीट उसमें इसने यहीं छोड़ रखा है तो मैं भी इसे यहीं छोड़ देता हूँ, ये वजह है। बाकी कॉपी करो इसे। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13। 15 क्वेश्चन दे रखे हैं इस एक्सरसाइज में और आज ही इस पीरियड में चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर जल्दी ही नेक्स्ट पीरियड कंटिन्यू करेंगे। चलिए जी, हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14। इसमें फिगर दे भी रखी है बना के, बाकी अगर ना भी दे रखी है तो भी क्या दिक्कत है, पढ़ानी तो पड़ेगी। भाई क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। ए 1.2 मीटर टॉल गर्ल, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में। तो कोई गर्ल खड़ी हुई है तो एक गर्ल बना लेते हैं, ये बना ली मैंने, और इसकी जो हाइट है वो है 1.2 मीटर, है ना। ये कोई लड़की खड़ी है। स्पोर्ट्स ए बैलून मूविंग विद द विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन एट ए हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। ये किसी बैलून को देखती है तो बैलून यहाँ बना लेते हैं, और ये जो बैलून है ये 88.2 मीटर की हाइट पे उड़ रहा है, वो भी हॉरिजॉन्टली, ऐसे नहीं जा रहा है, ऐसे जा रहा है, हॉरिजॉन्टली जा रहा है, सीधी लाइन में लिखा हुआ है ऐसे। The angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at any instant is 60 degree. इसकी आंखों से जो एंगल बन रहा है इसका वो बन रहा है 60 डिग्री का। ये बना दिया 60 डिग्री का एंगल। आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद, द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बैलून था, जो गुब्बारा था, ये उड़ के थोड़ा सा आगे चले जाएगा। मान लो वो यहाँ पे आ गया और वो लड़की है यहीं, तो अब वो यहाँ से देखेगी तो जो इसका एंगल है वो रिड्यूस हो जाएगा। रिड्यूस का मतलब कम हो जाएगा, और वो एंगल रिड्यूस होकर कितना आ गया है बच्चों, वो आ गया है 30 डिग्री। यानी कि ये जो एंगल बन रहा है अब वो बन रहा है 30 डिग्री। तो फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। तो ये जो बैलून है कितनी डिस्टेंस चला, यानी कि यहाँ से यहाँ तक, वो हमें बताना है। ऐसे से ज्वाइन कर लो, इसको इससे ज्वाइन कर लो, है ना, और इसको इससे भी ज्वाइन कर लो। तो बैलून पहले यहाँ था, अब वो यहाँ पे है, तो ये डिस्टेंस हमें निकालनी है। इसे हमने x मान लिया। और जैसे मैं आपको फिगर बना के बता रहा हूँ ना, क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हैं। अगर मान लो अपनी बुक से भी करोगे तो समझ में नहीं आएगा जल्दी से, लेकिन जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे करोगे तो बहुत जल्दी समझ में आएगा। आपको जो निकालना है वो पहले लिख लो, है ना, जो सपोर्टिंग में है वो सब बाद में चलेगा। ये नहीं पता, इसे y ऐड कर लो। ये 1.2 है तो ये भी 1.2 ही होगा, और ये नहीं पता तो इसे h ऐड कर लो। ये h है तो ये भी h हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, है ना। चलो अब शुरू करते हैं करना। तो एक ट्रायंगल आपको ये दिखाई दे रहा है 60 वाला, ये वाला, शुरू हो जाओ। तो ये h है तो ये भी h होगा, तो क्या लिखें h, और यहाँ से यहाँ तक कितना है y है, h/y। तो फिर वही काम, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan ही आएगा, तो tan, और ये कितना है 60 डिग्री। तो h/y tan 60 वैल्यू क्या होती है √3। तो ये आ गई आपकी क्वेश्चन नंबर 1, इसे ही छोड़ दो अभी। अब लेते हैं दूसरे वाला, ये वाला ट्रायंगल 30 वाला, है ना। ट्रायंगल को देखो ध्यान से, ये ऐसे, ये
तो अब हाइट कितनी लेनी है, h ही लेनी है। चलिए, और बेस हो जाएगा यहां से यहां तक, यानी कि x प्लस वाई लिख लो या y प्लस एक्स लिख लो। तो y प्लस एक्स लिख लिया, और tan का फॉर्मूला बनेगा ये भी, और इस बार थीटा कितना है 30 डिग्री। तो ये हो गया h y प्लस एक्स, tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3 होती है। अब क्या करें, निकालना क्या है, x निकालना है। अब यहां से देखो 3 वेरिएबल हो गए, h का भी नहीं पता, y का भी नहीं पता, x का भी नहीं पता। तो 3 वेरिएबल अगर है तो प्रॉब्लम तो है ही, क्योंकि 2 इक्वेशन का मतलब है 2 वेरिएबल, यानी कि हमें एक वेरिएबल की वैल्यू निकलेगी कहीं से ना कहीं से। और वो कैसे निकलेगी उसे देखेंगे। कुछ और तो नहीं मिस कर रखा है इसमें। एट्टी 88.2 जो हाइट दे रखी थी, यही है, यही है। ये जो 88.2 आएगी हाइट, ये ही यहां से यहां तक आएगी। क्यों, लड़की की आंख यहाँ है, तो यहां से वो बैलून को देख रही है ना, तो नीचे तक नहीं जाएगा, वो बस यही हाइट होगी इसकी बस। यानी कि जो h है, h ही ये 88.2 हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात, आप नहीं समझ रहे हो। मैंने अभी क्या कहा, इक्वेशन 2 है, वेरिएबल 3 है, तो प्रॉब्लम है। तो जब लड़की यहां से देख रही है इस बैलून को और इतनी हाइट पे देख रही है, तो ये हाइट कंसीडर होगी, यानी कि जहां h है वहां 88.2 लिख देते हैं, तभी नहीं होगा। तो h की जगह 88 यहां से कर देते हैं, 88.2 लिख दिया h की जगह, इसी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, तो y तो आ गया ये और √3 आ गया नीचे। तो इस तरह से y की वैल्यू निकल गई। अब ये y की वैल्यू को रख देते हैं यहाँ पे आ जाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करो पहले इसकी, √3 मल्टीप्लाई h में, तो √3h, और इसकी हो जाएगी 1 में, तो ये हो गया y प्लस एक्स। दिमाग में रखो निकालना क्या है, x निकालना है। तो √3 ऐसे ही, h की वैल्यू वो आई गई थी 88.2, फिर y ये है 88.2 अपॉन √3, और s निकालना है। ठीक, अब 88.2 ले लो कॉमन, तो क्या बचा, यहाँ तो बच गया √3, और जब ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ये आ गया है 1/√3। क्यों, ये तो कॉमन ले लिया था। अब इसे सोल्व करके देखते हैं, एलसीएम कितना आ गया √3, √3 की √3 मिल रहा है 3, और 3 में से बन गया 2। उसके बाद 88.2 ऐसे ही 2 अपॉन √3, इसमें √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, √3 की √3 मल्टीप्लाई करके क्या आ गया 3 आ गया, और 3 से इसे काटो, तो 3 2 जा 6, 2 बच गए, 28 हो गए, 3 9 जा 27, और 3 4 जा 12, तो ये आ गया 29.4 इंटू 2 इंटू √3, है ना। ये सब x निकलता जा रहा है, इसकी मल्टीप्लाई करो, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, ये आ रहा है आंसर। चेक करते हैं, 58.8 √3 मीटर, तो ये आंसर आ गया। ठीक है, 58 √3 जी, ये आंसर आ गया आपका, और ये हो गया आपका क्वेश्चन। चलिए कॉपी करिए। इसके बाद जो 15 क्वेश्चन है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। देखता हूं कि टाइम बचा हुआ है नहीं बचा हुआ है। चलिए करते हैं, ऐसे भी 5-6 मिनट बची हुई है, पीरियड वही 40-45 मिनट का होता है।
क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये काफी, तो छोड़ना सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 एंड लास्ट ऑफ दिस चैप्टर, और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा फिर हाइट एंड डिस्टेंस। 15 को ध्यान से देखना, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पढ़ रहा हूं मैं हमेशा की तरह, देखिए सुनिए। ए स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ ए टावर। कोई टावर है, ये टावर बना दिया, ये कोई हाईवे है, ऐसे कोई हाईवे जा रहा है। ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर। कोई मैन है जो टावर के टॉप पे यहाँ खड़ा हुआ है, बैठा हुआ है। ऑब्जर्व्स ए कार, और एक कार को देखता है, और डिप्रेशन एंगल बन रहा है 30 डिग्री का। तो मान लो यहाँ कार थी, ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ देख रहा है, और 30 डिग्री का ये एंगल बन गया। डिप्रेशन कह रहा है तो अभी मैं ऊपर लिख रहा हूँ, बाद में फिर मैं यहाँ भी लिख दूंगा, ठीक है। विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर। ये इस टावर के फुट की तरफ को अप्रोच हो रही है, यानी कि जा रही है, जो कार जा रही है। विद ए यूनिफॉर्म स्पीड, स्पीड इसकी यूनिफॉर्म है, चेंज नहीं होती, कांस्टेंट स्पीड से जा रही है। 6 seconds later, 6 सेकंड के बाद, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। अब मान लिया कार यहाँ थी, और 6 सेकंड के बाद मान लिया यहाँ आ गई, तो यहाँ से यहाँ तक जो टाइम लगा, टाइम है यह है 6 सेकंड। और यहाँ पे जब इसने एंगल देखा तो इसका एंगल हो गया है कितना, 60 डिग्री। ये हो गया है 60 डिग्री। तो फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। तो इस पॉइंट से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगेगा, ये पूछा है। ये मैंने टी मान लिया कि यहाँ से यहाँ तक आने में जो टाइम लगेगा वो टी है। तो मुझे निकालना क्या है बच्चों, टी निकालना, ठीक है। अब ये 30 डिग्री का एंगल है, तो इसे मैंने 30 लिख दिया, क्योंकि ये दोनों बराबर होंगे। डिप्रेशन इज इक्वल टू एलिवेशन, और ये क्या हो गया 60। हाइट देनी रखी, तो इसे एच मान लेंगे हमेशा की तरह। अब नई बात यह है कि अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चन किए हैं उसमें पहली बार टाइम आ रहा है, लेकिन हमें टाइम से मतलब नहीं है, हमें तो डिस्टेंस से मतलब है। तो इसे यहाँ से यहाँ तक मैंने x मान लिया, और ये क्या मान लिया मैंने, y मान लिया, ठीक है। अब शुरू होते हैं, पहले छोटे वाला लेंगे फिर बड़े वाला लेंगे, जो भी है। तो 60 वाला लेते हैं पहले। हाइट कितनी है h, और बेस कितना है y। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और ये हो गया tan 60 डिग्री। तो h अपॉन वाई, tan 60 कितना होता है, √3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो h आ गया है √3y। ये आपकी बन गई है इक्वेशन नंबर 1। अब आ जाओ tan 30 पे। तो जब tan 30 वाला लोगे तो परपेंडिकुलर तो h ही है, लेकिन बेस है यहाँ से यहाँ तक, यानी कि x प्लस वाई। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, h ऐसे ही, h की वैल्यू रख लेते हैं √3y, है ना। तो h की जगह √3y रख दिया है, नीचे x प्लस वाई ऐसे ही रहा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो x प्लस वाई, √3 की √3 में 3y, 3y में से y माइनस कर दो, क्या आ गया 2y, यहाँ तक आ गया। अब यहाँ से आगे जो मैं समझाऊंगा उसे ध्यान से समझना। इसे रेशो में कर लो, x अपॉन वाई इज इक्वल टू 2/1, मतलब y नीचे आ गया तो 2/1। अब ये ध्यान से देखो कि जो x डिस्टेंस है ये, इसकी तो रेशो आ रही है 2, और जो y डिस्टेंस है इसकी रेशो आ रही है 1, और ये रेशो किस चीज में है, डिस्टेंस में। इसका मतलब ये हुआ कि जो x की डिस्टेंस है वो डबल है y से, मतलब यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है बेटा वो डबल है। कार को दुगुना चलना पड़ा, डबल चलना पड़ा, किसके कंपैरिजन में, y के कंपैरिजन में। फॉर एग्जाम्पल समझाने के लिए बता रहा हूँ, मान लें ये चल रही है कार 5 किलोमीटर, तो ये चलेगी 10 किलोमीटर। मान लें ये कार चल रही है 10 किलोमीटर, तो ये चलेगी 20 किलोमीटर। मतलब हमेशा ये वाला डिस्टेंस डबल है, किससे, इससे। अब सोचने वाली बात यह है, जो डिस्टेंस डबल है उसे टाइम कितना लग रहा है, 6 सेकंड। तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे करेंगे, ये हमने निकाल लिया। चलिए अभी जो 2/1 है इसे ऐसे रहने दो, और ये किसकी रेशो थी, x की, और x का टाइम कितना है 6, तो यहां लिख दो।
और ये किसकी रेशो है, y की, और y का टाइम कितना मान रखा है t, तो 2 3 जा 6, तो टाइम कितना आ गया 3 सेकेंड, ये आ गया आपका आंसर। डेट मीन्स यहाँ से यहाँ तक आने में तो 6 सेकेंड लग रहे हैं, जबकि यहाँ से यहाँ तक आने में 3 सेकेंड लगेंगे, क्योंकि ये डिस्टेंस हाफ है इसकी, ठीक है, और यही हमसे पूछा गया था। बाकी ये चैप्टर आपका खत्म हो गया है, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, और अब जल्दी ही हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। आप ध्यान से पढ़ते रहें, मन लगा के सुनते रहें, और भगवान ने चाहा तो अच्छा ही होगा। बाकी थैंक यू वेरी मच, जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।